हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका स्वागत है। तो कैसे हो बच्चों आप? कैसी चल रही है आपकी तैयारियां? आई होप अच्छा चल रहा होगा सब। डरना नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी तरह से किसी सब्जेक्ट को लेकर के डरना नहीं है। तो आप सब लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो या कुछ ऐड किया जाए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों? तो एक बार फिर से कहूँगा, सब्जेक्ट को लेकर के डरना नहीं है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करो, जिससे जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि उनका मैथमेटिकल टूल वीक रहता है। तो बच्चों आप इस चीज़ से बिल्कुल मत घबराओ। और दूसरा, क्वेश्चंस जितना हो सके उसकी प्रैक्टिस करो। जो PYQs में करा रहा हूँ, इस अगर ये आपको सफिशिएंट नहीं लगते, आपको लगता है आपको और भी करने हैं, तो आप बुक उठाओ कोई भी PYQs की, ये पूरे करने के बाद आप वहां से करो। ठीक है? तो जितना हो सके आप मेहनत करो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है? तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्ट्रेट कंडक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ L है, तो मास है M, जिसको लटकाया गया है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर और फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स के साथ लटकाया गया है। और इस रोड को ना मैग्नेटिक फील्ड B के साथ एसोसिएट किया गया है। ठीक है? अब जैसे मान लो हमारे पास ये एक रोड है, ये एक रोड है, ये दीवार है ऊपर, ये एक स्ट्रिंग है दो, इसके साथ मैंने क्या करा, एक रोड को हैंग करा दिया। अब ये कहता है कि इसमें जो टेंशन आ रहा है, अब किसी रोड को रस्सी के साथ लटकाओगे उसमें टेंशन तो आएगा ना। आप ये सोच के देखो, ये झूला है, मान लो इस झूले के ऊपर आप बैठते हो तो रस्सी में खिंचाव आ जाएगा ना, स्ट्रेच हो जाएगी। तो ये कहता है कि अगर मान लो ये नीचे की तरफ आएगी रस्सी, ठीक है, अगर मान लो ये रस्सी कच्ची हुई तो आप अपने पैर लगा लेते हो ना नीचे, जिससे कि आप नीचे ना गिरो। हम लोग ऐसा करते हैं जनरली। तो अगर जैसे आपने नीचे पैर लगा लिए, आप बैलेंस कर रहे हो, रस्सी टूटे भी ना, आप बैठे भी रहो, क्योंकि अगर आप जैसे ही पैर हटाओगे तो टूट जाएगी। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब यहां पे क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड हम कितना प्रोड्यूस करें, मतलब जो बी मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है वो किसकी वजह से है? वो करंट की वजह से है ना। ठीक है? क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का नाम चल रहा है, तो यहां पे करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इसमें से कितना करंट पास करें जिसकी वजह से इस रस्सी में टेंशन जो है बैलेंस्ड हो जाए। क्वेश्चन ये है बच्चों, समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है? एक रोड जिसको हमने रस्सी के साथ लटकाया हुआ है, जिसकी वजह से रस्सी में टेंशन आ चुकी है। अब इस टेंशन को बैलेंस करने के लिए हम इस रोड में से कितना करंट पास करें जिसकी वजह से ये टेंशन जो है अपने आप को बैलेंस कर ले मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब रस्सी को पता ही ना चले। ये कहने का मतलब है, समझ में आ गया ना? ओके, तो इसके लिए क्या टॉपिक है बच्चों? टॉपिक ये है, एक रोड है, एक रोड है ये, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो इसकी लेंथ L है, इसका मास M है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है बच्चों? ILB लग रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? ILB साइन थीटा होता है, मैक्सिमम ले रहे हैं इसके अंदर। ठीक है? दूसरी चीज, हमें करंट निकालना है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? वेट भी तो होता है ना, क्योंकि देखो इस रोड का वेट नीचे एक्ट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर जाना चाहिए ना। मतलब जो फोर्स लग रहा है किसका? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, QVB। जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, काउंटर करेंगे, तभी हम करंट की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो मैंने यहां पे सिचुएशन लिखी हुई है, टेंशन mg, फोर्स की वैल्यू ILB, इन दोनों को इक्वेट करा दो। समझ में आ गया? इक्वेट कराओगे जो आपको निकालना है। जैसे इसने अब बोला है कि करंट निकालो, तो LB से डिवाइड कर दिया। अगर ये बोलता B निकालो तो IL से डिवाइड कर देते। सॉरी। ठीक है? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करते हैं। ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट था जिसमें हम यूज करते थे इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस। ठीक है बच्चों? कहने का मतलब है F नेट की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। हम ये यूज करते थे 11th के अंदर। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। जैसे नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? QVB नहीं, ILB लग रहा है, इक्वल्स टू 0 हो गया। तो mg की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ILB के बराबर। तो यहां से जो निकालना है आप निकाल सकते हो। समझ में आ गया? ये मैं आपको जान करके इसके अंदर मैंने थोड़ा टाइम लिया ताकि आपको कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, ये करा कैसे मैंने। ठीक है? तो इसमें जो ऑप्शन मैच कर रहा है आपका C ऑप्शन मैच कर रहा है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों? अगला सवाल है इसके अंदर,
एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसके ऊपर चार्ज -q है और मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन के अंदर, रेडियस r है, स्पीड v है और अनदर चार्ज q है जो सेंटर पे रखा गया है। ये तो बच्चों सन वाली सिचुएशन होगी ना, जैसे सन है सेंटर पे हो गया, अर्थ मूव कर रही है। तो बच्चों इस सिचुएशन के अंदर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, आपको हमेशा इसको यूज करना है। जैसे कभी भी सर्कल वाले क्वेश्चन आ जाएं, कभी भी, और आपके वहां पे फोर्स दे रखा हो, जैसे अब यहां पे बात चल रही है दो चार्जेस की, एक चार्ज सेंटर पे है और एक चार्ज कहां है, उसके ऑर्बिटल में घूम रहा है, ठीक है, आर रेडियस के साथ। कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वहां पे क्या करना है, एक तो घूमने वाला फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं हम इसको, जो सर्कुलर मोशन में एक्ट करता है। दूसरा, ये बाउंड स्टेट के अंदर है, ना तो ये इसके पास आ रहा ना ये इसके दूर जा रहा, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। अब क्यों बैलेंस्ड है, अब यहां पे बात है चार्जेस की, तो चार्जेस में कौन सा फोर्स होता है, कूलम फोर्स होता है। तो इसका मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कूलम फोर्स के साथ बैलेंस्ड है। समझ में आ गया, ये तो है इस क्वेश्चन के लिए। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन, जैसे मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आ गया, उसमें बोला कि एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ गेन कर लेता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे भी आप क्या करोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के साथ कंपेयर कर दोगे। आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड की, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है QVB, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv²/r। तो इस कंडीशन से आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप देखोगे इस कंसेप्ट को मैं बहुत बार यूज करूंगा, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर। अगर आपका जैसे मान लो अगर आप जे या नीट का एग्जाम दे रहे हो, वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या कहेंगे आपको, एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसमें कोई भी प्लैनेट या कोई भी सैटेलाइट वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, तो वहां पे क्या करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को सर्कुलर या सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ कंपेयर कर दोगे। तो मैंने आज आपको 3 बातें बता दी। पहली बात, जब आप यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स और कूलम फोर्स के साथ बात चल रही होगी, मतलब चार्ज पार्टिकल के कारण जो फोर्स बन रहा है, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स के साथ, तीसरा ग्रेविटेशनल के साथ, तो आप बार बार क्या करोगे, इन फोर्सेस को कंपेयर कर लोगे, उसके बाद आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आज इस टॉपिक में क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू यहां पे चार्ज पार्टिकल के फोर्स के बराबर है, मतलब कूलम। तो mv²/r इज इक्वल्स टू kq²/r का स्क्वायर। यहां से आप कुछ भी निकाल लो, समझ में आ गया, ये कंडीशन है। अब आपसे जो पूछ रहा है वो निकाल लो। द वैल्यू ऑफ r है, एक r से एक r कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ गया आपके सामने। समझ में आ गया ना। इस पे मैंने टाइम इसीलिए लिया है बच्चों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बच्चे को कंफ्यूज करता है। अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे, अगले क्वेश्चन में देखना अभी, ठीक है। आगे चलते हैं। एक चार्ज पार्टिकल है, वो क्या करता है, एक्सेलरेट होता है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। अब देखो यहां क्या बात आ गई, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जा रहा है और वो घूम रहा है, रेडियस की बात आ गई ना, तो आपका दिमाग सीधा यही जाना चाहिए कि जो हमारे पास ये हमारे पास जो है f की वैल्यू FC इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास, सेंट्रीपिटल मैग्नेटिक फोर्स के बराबर आ गई। समझ में आ गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, mv²/r इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, QVB। देखो बच्चों, हो गया सॉल्व, यही चीज तो करी है मैंने यहाँ पे। अब यहां से आप देखो, अब इसके अंदर क्या कहता है कि रेडियस ऑफ द सर्कल बिकम्स, अब यहां पे रेडियस ऑफ द सर्कल, तो r की वैल्यू v से v कट गया, तो r की वैल्यू किसके बराबर आ गई, r ऊपर गया, ठीक है, mv/qb, इससे भाग कर दो। अब यहां पे ये वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस v को डबल कर देता है। अब आपके पास
रिलेशन भी तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ रेडियस है और आगे वेलोसिटी है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक रिलेशन बनाना है जिसके अंदर आपका रेडियस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? रेडियस की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस के सामने लानी है हमें। समझ में आ गया ना? अब उसके लिए क्या करते हैं, अब उसके लिए क्या करोगे आप? देखो पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आया है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता है, ठीक है। वी और वी में कंफ्यूज मत होना, वेलोसिटी का वी छोटा है और पोटेंशियल का वी बड़ा लिख रहा हूं। अब यहां पे देखो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू वी होती है। अब आपने 9th से पढ़ते आ रहे हो, जो वर्क डन होता है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनके इक्वल लेते हैं। जब जरूरत होती है जिसके सामने हम रख लेते हैं, जैसे अब हमें काइनेटिक की जरूरत है तो वर्क डन को काइनेटिक के बराबर रख लो। समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी बनानी है मेरे को, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है। अब देखा जाए यहां पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? Q इंटू वी के बराबर है। यहां वेलोसिटी है, अब यहां पे क्या करोगे, K की वैल्यू को आप Q भी लिख लोगे, Q इंटू पोटेंशियल इज इक्वल्स टू हाफ एम वी का स्क्वायर। समझ में आ गया ना? तो यहां से वेलोसिटी निकाल लो, ये वेलोसिटी निकाल लो। ये वेलोसिटी क्यों निकाल रहा हूं बच्चों? क्योंकि रेडियस में वेलोसिटी है। आप यहां से वेलोसिटी निकाल के ना यहां पुट कर दो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? तो क्यू वी इज इक्वल्स टू 2 हो गया, अपॉन में m हो गया, v का स्क्वायर हो गया। अब बच्चों ये कंफ्यूज मत होना, ये v पोटेंशियल है और ये वाला v क्या है? वेलोसिटी है। अगर यहां से मुझे स्क्वायर हटाना है तो मुझे क्या करना होगा? स्क्वायर रूट करना होगा। समझ में आ गया ना? तो ये क्या हो गया हमारे पास? वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को रेडियस में पुट कर दो। देखो यहां पहुंच गए हम लोग, आसान है ना? तो एक बात याद रखना, कभी भी काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन की बात आ जाए तो ये फॉर्मूला हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत यूज होएगा, आप देखोगे जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे चैप्टर्स के अंदर तो ये बहुत बार यूज होएगा। इसको रट्टा मार लो। तो ये रेडियस आ गया। अब यहां से पता लग रहा है हमारे को रेडियस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस के रूट के बराबर है। समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया? डबल। तो अगर मैं नया रेडियस की बात करूं, डबल कर दूं तो √2 इंटू वोल्टेज का स्क्वायर रूट हो गया। तो √2 वोल्टेज का स्क्वायर रूट किसके बराबर है? R के बराबर है। तो ये चीज यहां पुट करूंगा तो R डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई? √2R। ऑप्शन कौन सा है? बी। तो थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है। एक एक स्टेप को बार बार आप बैक करके देखो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको दोबारा रिवाइंड करो, पीछे जाओ और इसको दोबारा समझो। एक एक चीज को ढंग से समझना है। कंसेप्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के बराबर लिख लिया, पहला कॉन्सेप्ट है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज करा अपन इसके अंदर? दूसरा कॉन्सेप्ट यूज किया है सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। ये दो कॉन्सेप्ट पकड़ लो बस। समझ में आ गई ना मेरी बात? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम वैसा ही होएगा। अब यहां पे कहते हैं कि दो पार्टिकल्स हैं, मास m1 एंड m2 है, इक्वल चार्जेस है, ठीक है, चार्ज सेम है और मास की वैल्यू क्या है? अलग अलग है। दे आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस देन एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं दो चार्ज पार्टिकल। अब बच्चों एक बात तुम्हें मैं बताना चाहता हूं, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जब एंटर करता है, ठीक है, तो उसके साथ क्या होता है? वो क्या करता है, वो चार्ज पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाता है। जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, ये गया, ये मूव कर गया सर्कुलर पाथ के अंदर। ये बात याद रखना। तभी मैं यहां पे ना हर बार कंपेयर करता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ मैग्नेटिक फोर्स को। ये याद रखना। पंखे का घूमना, मोटर चलना, ये सब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो पाता है। आपने छोटी क्लासेस के अंदर जनरेटर वगैरह इन सब के प्रिंसिपल तो पढ़े होंगे, ठीक है। अब फिर कहता है कि इफ दे डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ, ऑब्वियसली करेंगे सर्कुलर पाथ, तो R1 और R2 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ m1/m2। अगर कहता है ये रेडियस बनाते हैं R1 और R2 का, तो मासेस का रेशो कितना होगा? अब बच्चों पहले तो ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस से रेडियस का रिलेशन क्या होता है। अभी अभी मैंने आपको ऊपर आपको ये सारा प्रूफ करके दिखाया है। अब आपको कि सर हमें क्या वहां करना होगा?
अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको ये करना ही होगा। रफ में करके देख लेना, ठीक है, एग्जाम के साइड में ऐसे लाइन लगा लेना और वहां पे करके देख लेना इसको, इस फॉर्मूले को एक बार बना करके रख लेना, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दिखता है तो बनाना तो पड़ेगा, नंबर लेने हैं ना, करना तो पड़ेगा। तो रेडियस की वैल्यू आ गई है। अब यहां से हमें क्या चाहिए, m1/m2 चाहिए ना, m1 की वैल्यू निकल गई, ये m1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ना, यहां से स्क्वायर का इसका स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर कर देना, रूट हट जाएगा और m1 m2 के ऊपर m1 और q1 और b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो m1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली एक वैल्यू अगर निकाल ली तो m2 की वैल्यू भी यही आ जाएगी। उसके बाद क्या करोगे, m1/m2 को भाग कर दोगे, आपका आंसर आ गया ये वाला। क्लियर है, याद रखना। क्वेश्चन कौन सा था, पोटेंशियल को चेंज करा है तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से मास का रेशो क्या होता है। तो ये पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड था, समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है, जो एक्सेलरेट करते हैं एक सेम पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, ठीक है, करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन, उनके मोशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। तो कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जीज, रेडियस, सर्कुलर पाथ, प्रोटॉन बाय 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हो बच्चों, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। दो पार्ट करने हैं बच्चों। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का इनका रेशो निकालना है, पहला पार्ट। तो जब कोई भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर। मैंने देखो यहाँ लिख रखा है वर्क डन, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। ये देखो बच्चों, ये सबकी एनर्जी लिख ली। प्रोटॉन पे चार्ज E होता है, ये सब मेंशन है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। और ये न्यूट्रॉन है, चार्ज E होता है। अल्फा पार्टिकल पे डबल ऑफ प्रोटॉन होता है चार्ज, सब लिख रखा है यहाँ पे, इंटू पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है, वर्क डन चार्ज इंटू पोटेंशियल। क्लियर है ना, बस। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आएगा, इसको इससे भाग करो, आपस में देखोगे, ईवी से ईवी कटेगा, ईवी कट गया तो एक यहां बचा, एक यहां बचा, दो यहां बचा, तो आंसर आ गया। रेशियो निकाल लोगे ना इसका, तीनों को रेशियो में डालना है तो डिवाइड, जो कॉमन है उसको काट दो, जो नहीं है तो उसको छोड़ दो। ये आंसर आ गया बच्चों इसका। तो फॉर्मूला यूज कौन सा करा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को याद नहीं रहता क्योंकि प्रैक्टिस बहुत कम है। जितना हो सके प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है, ठीक है। ओके, फिर रेडियस की बात आ गई। अब रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है mv/qb। अब ये कहां से आया, ऊपर से आया ना। अब ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं। ये mv की वैल्यू ये मैंने कैसे लिख दी। अब बच्चों आपको याद होगा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। m से मल्टीप्लाई करा, m से डिवाइड करा, तो ये वाली टर्म क्या बन गई, m²v²/2m। समझ में आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p² लिख सकते हैं, बाई 2m इज इक्वल्स टू k। तो p की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, √2mk लिख सकता हूं ना बच्चों। तो मतलब mv की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, √2mk। तो मैंने यहां लिख दी। तो देखो ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी वहां पे कि ये कैसे मोमेंटम का रिलेशन कर दिया। तो इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। 9th का टॉपिक था ये जो मैंने करवाया, ये वाला टॉपिक ये 9th में करवाया जाता है ठीक है। ओके, अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो तुम्हें पता ही है, तो इनको अलग अलग कर लो। ये मैंने rp, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा। तो यहां पे मैंने क्या करा, q की वैल्यू इसके अंदर है, k के अंदर, तो mp/e 2mp/e, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है इसके अंदर हमारी कैंसिल हो जाएगी ना रेशियो से, सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी, 2 का 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, mp/e 2mp/ मतलब चार्ज, 4mp/ चार्ज। ये बच्चों ऐसे किया मैंने यहाँ पे, मैं तुम्हें करके दिखा देता हूं। तो यहां पे मैंने क्या करा, एक करके दिखाता हूं। रेडियस ऑफ प्रोटॉन मतलब 2 मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं ये सब में लिखता हूं तो इन सब में रूट और ये जो k है हमारे पास k और 2k/b ये सब में कॉमन है, तो सबसे कट जाएगा। समझ में आ गया ना,
ये सारों का कैंसिल हो जाएगा। मासेस की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, मास ऑफ न्यूट्रॉन डबल है इसलिए यहाँ 2 आ गया, मास ऑफ हेलो पार्टिकल 4 है तो यहाँ 4 आ गया, बाकी सारा सेम है। सिंपल मैथ है, कॉमन है, कर लोगे आप इसको, ये आगे इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। एक अल्फा पार्टिकल है जो एक्सेलरेट करता है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 10 किलोवाट। अब 10 के आगे किलो है, मतलब 10 गुना में 1000 हो गया। इसको मैं ये लिख सकता हूं 10 की पावर 4 लिख दिया। मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, इट एंटर्स इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये वैल्यू लिख दी। फाइंड द रेडियस, फिर रेडियस पता करो इसका, तो ये मास ये दे रखा है। अब बस वही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म के अंदर दे रखा है तो तुम्हें फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा अब तक, तो 2 बार करवा चुका हूं मैं इसको, काइनेटिक एनर्जी रेडियस, ये वाला फॉर्मूला। बस अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ऊपर वाले क्वेश्चंस में रेशियो निकाला था, अब क्या है, वैल्यूज दी हुई हैं, वैल्यूज को डालो, आंसर निकाल लो, खत्म। समझ में आ गया। देखो बार बार हो रहा है, 2020 के अंदर आया है, ऊपर देखना 2022 है, 21 है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेडियस वाला। तो कहने का मतलब है रेडियस का जो हमारा रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वोल्टेज होता है। आप ये चीज याद रख लो, अच्छे से रट लो इस चीज को, तो क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कंडीशन अंडर विच द चार्ज पार्टिकल with moving with different speeds in the presence of electric and magnetic field vectors और used to select the charge particle। ये बच्चों ये जो ना वेलोसिटी सिलेक्टर का एक टॉपिक होता है, वेलोसिटी सिलेक्टर, ये क्या करता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को, वेलोसिटी सिलेक्टर होता क्या है, यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक, एक मान लो ये बक्सा है, ठीक है, यहाँ पे ये बक्सा बना लेते हैं एक बार थोड़ा सा इस तरह से, ये ओपनिंग होगी यहाँ की, ये ओपनिंग होगी इस तरह से, तो यहां कोई चार्ज पार्टिकल आएगा, एंटर करेगा, तो इस बॉक्स के अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अंदर की तरफ जा रहा है, तुम्हारे मोबाइल के अंदर से जा रहा है नीचे की तरफ, और ये अंदर जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, क्रॉस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो नीचे से ऊपर जा रहा है ऐसे, यहाँ पे ऐसे, तो जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे जा रहा है नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो ये क्रॉस का निशान बन गया ना। ये एक कंडीशन होती है, इसमें चार्ज पार्टिकल यहां से सीधे सीधे जाएगा, कब जाएगा, जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो ये कंडीशन है, क्लियर हो गया ना, ये कंडीशन है। तो यहां से चार्ज पार्टिकल चुपचाप निकल जाएगा, ना ही वो सर्कल बनाएगा ना ही वो हेलिकल बनाएगा, चुपचाप सीधा निकल जाएगा। कहने का मतलब है फोर्स की वैल्यू 0 रहेगी। क्लियर हो गया ना। अब आप कहोगे सर फोर्स 0 है तो मैं यहां बराबर क्यों कर रहा हूं, इसका जवाब देखो, क्लास 11th का टॉपिक है ये, एफ नेट इज इक्वल्स टू 0, देयर इज नो चेंज इन एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब कितने फोर्स लग रहे हैं, क्यू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, प्लस में क्यू वी बी कौन सा, मैग्नेटिक, ये दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहां पे क्यू ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू वी बी के बराबर हो जाएगी। माइनस मत सोचो, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्यू से क्यू कटेगा, तो ये कंडीशन आ गई। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। अच्छा आगे चलते हैं। 2 हॉरिजॉन्टल थिन पैरेलल वायर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सवाल आते हैं इसके ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये कहता है कि 2 तार हैं हमारे पास, मतलब 2 पैरेलल वायर्स हैं जिनका डिस्टेंस है आपस में r दूरी, ठीक है, जैसे कॉपी की लाइनें होती हैं आप जिस पे लिख रहे हो, उन 2 लाइनों को वायर मान लो, उनके बीच में डिस्टेंस r मान लो। तो द नेट फील्ड पॉइंट आएगा यहाँ पे, मिडवे बिटवीन देम, बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और दोनों में करंट क्या है, अपोजिट है। अब देखो बच्चों, आपने क्लास 10th के अंदर एक चीज पढ़ी है, ठीक है, कि जब करंट जहां जाता है उसका हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल जब हम यूज करेंगे इसके अंदर, तो उस सिचुएशन में हमारा थंब ऊपर है और हमारा फिंगर कर्ल करेंगे वो नीचे की तरफ जाएंगी, ये हमारा थंब हो गया, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा और यहां से बाहर आएगा। सेम यहां पे, इसमें अगर हम उल्टा थंब यहां करें और हमारी कर्ल फिंगर यहां होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां अंदर जाएगा, यहां से बाहर आएगा। तो दोनों फील्ड क्या हैं, सेम डायरेक्शन में आ गए ना, सेम डायरेक्शन में हो गए। अब सेम डायरेक्शन में आने से क्या होगा, हम इसको ऐड कर देंगे,
तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड एक तार का पता है, एक तार का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी की वैल्यू म्यू नॉट आई बटे 2πr। ठीक है, ये एक तार का है। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है, r है, तो बीच में कितना होगा, r/2 होगा ना। तो दोनों तार का सेम होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या दोनों को ऐड कर दो, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब यहां पे कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा, आप देखो इसके अंदर कुछ भी, तो ये क्या हो गया, नो ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर आपका यही आएगा। समझ में आ गया। अगला सवाल, दो लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं ए बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कैरी इक्वल करंट आई इन सेम डायरेक्शन। तो ये तार है बच्चों, ये तुम्हें ये दिख रहा है ना इस तरह से, इसका मतलब होता है ये तार ऊपर जा रही है छत की तरफ। ठीक है, करंट कहाँ है इसमें, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है। बट इसमें भी कहाँ है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये कहता है कि ये दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस की दूरी पे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये कोई पॉइंट लाल रंग का मैंने यहाँ लिखा हुआ है पी, सिचुएटेड बिटवीन देम एट अ डिस्टेंस x फॉर्मर वन वायर। मतलब a से इसकी दूरी x है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, d माइनस एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल d है। बस अब देखो यहां से, अब दोनों तारों में सेम करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यहां से अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से यहां जाएगा। आप कर्ल करके देख लो फिंगर को, पेन को या कॉपी पे रख लो और देखो फिंगर कर्ल करके यहीं जाएगी राइट हैंड से। और इसमें देखूं मैं, अंगूठा ऊपर है, इसमें फिंगर ऐसे करके ऐसे आएंगी। समझ में आ गया। मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला क्लोज है ना, ये बड़ा होगा, B1 पास है ना, क्योंकि दोनों में करंट तो सेम है, तो B1 की वैल्यू B2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब फॉर्मूला कौन सा होता है, फॉर्मूला यही होता है, ये जो मैंने ऊपर करवाया ये वाला, म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो म्यू नॉट आई बाई 2πx माइनस म्यू नॉट आई बाई डी माइनस एक्स, माइनस कर दिया। समझ में आ गया ना। म्यू नॉट आई बाई 2πx माइनस म्यू नॉट आई बाई 2πd माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपको। राइट हैंड थंब रूल लगाया मैंने, यहाँ लिखा भी हुआ है, इसको लगा देना। फिर उसके बाद वेरिएशन पूछता है x के साथ। अब देखो बच्चों, यहां पे एक पॉइंट होगा जहां पे इसका फील्ड 0 होगा, भाई कोई पॉइंट तो होगा। ठीक है, मिड पॉइंट पे 0 होगा ना बच्चों। अगर हम मिड पॉइंट पे जाते हैं, मान लो ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि ना तेरा फील्ड है ना मेरा फील्ड है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ना, सेम वैल्यू। मान लो यहाँ वैल्यू 10 टेस्ला जा रही है ऊपर की तरफ, यहां जा रही है 10 और यहां जा रही है 10, दोनों का सेम डिस्टेंस, 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल। तो बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मतलब मिड पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप वायर से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। हम यहाँ पे क्या जा रहे हैं, पास जा रहे हैं, तो जितना वायर के पास जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सेम यहाँ पे दूर जाओगे तो घटता जाएगा। और ये दूसरी वायर के लिए अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इस वायर के लिए है, ये इस वायर के लिए है। समझ में आ गया। इसका एक ग्राफ है जो ये आपको बनाने के लिए बोला है इसने। क्लियर हो गया ना। तो ये क्या कहता है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन d। तो मैंने एक सेंटर पॉइंट ले लिया d/2, उससे आगे जाऊंगा तो इसके लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी और इसके लिए क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर है बच्चों, इज फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट। अब पहले ना डायरेक्शन बना लेते हैं आप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ईस्ट से वेस्ट बच्चों करंट जा रहा है और द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड एट अ 10 सेंटीमीटर ड्यू टू नॉर्थ। यहाँ पे कोई नॉर्थ में 10 सेंटीमीटर में मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो बच्चों राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो थंब जाएगा इधर, मैं लाल रंग कर दूं इसको, थंब जाएगा इधर, कर्ल योर फिंगर, नीचे जाएंगी ना, नॉर्थ से नीचे जाएंगे। आप करके देखो अपने हाथ से, अगर आप वेस्ट में अंगूठा करते हो, फिंगर कर्ल करते हो, तो नॉर्थ में नीचे जा रही है ना, तो आंसर डाउनवर्ड वाला आएगा हमारा। ठीक है, डाउनवर्ड वाला कौन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन सी भी है। अब अपने को आंसर देखना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। ये वायर कैसी है, लॉन्ग वायर है। लॉन्ग वायर का मतलब इनफाइनाइट का केस हो गया, तो फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अगर नहीं तो इसका वन शॉट देख लेना, मैंने इसका डेरिवेशन कराया हुआ है। तो बच्चों एक बात और, इस जो मैं टॉपिक करा रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट ऐसे करोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, भाई फॉर्मूला याद करके देखो अलग बात है, अदरवाइज पहले आपको मेरा वन शॉट देखना पड़ेगा।
वन शॉट सीजन 1 के नाम से मैंने बनाया हुआ है, इसी तरह इसी पे ही बनाया है मैंने, लिखा हुआ है पहले सारा, फिर उसको बोला हुआ है, और उसके पीडीएफ में, उसके मतलब डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, वो आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लेना, ठीक है, और इसको कर लेना। समझ में आ गया? उसके बाद आप ये कर लो, आराम से हो जाएगा, बड़े आराम से आप सब कर लोगे आराम से, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपको आंसर, यहाँ पे देखो मैंने ना 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है, क्योंकि मेरे को ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता है। 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, ठीक है, जिसकी वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मेरे को पता है ना, 10 की -7 होती है, मैंने सीधी लिख दी, 2 का 2 लिख दिया। उसके बाद आई की वैल्यू है r 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 10/100 होएगा ना, तो मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर है ना? खत्म हो गया। अगला सवाल, 11वां सवाल है हमारा, द करंट आई फ्लोज थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विच इज बेंट इनटू ए सर्कल। ये बेंट सर्कल की फॉर्म में कर दिया बच्चों। आपको क्या करना है, नेट फील्ड निकालना है ओ पे, यहां पे। अब देखो बच्चों, यहां पे ना 3 तरह के मैग्नेटिक फील्ड है। एक तो है ये तार का स्ट्रेट लाइन। अब मैं इसको थोड़ा सा बना के दिखाता हूं तुम्हें, ये ऐसे होगी ना, यहां पे ये ओ पॉइंट हो गया, तो इसकी वजह से एक एंगल बनेगा 90 और एक एंगल बनेगा 0 डिग्री, तो मैंने यहां मेंशन कर रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो यहां पे मैं तुम्हें फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, कितना फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। समझ में आ गया? अब इसमें हमने क्या करा, 2 केस बनेंगे वायर के, एक केस ये वाला बनेगा, एक केस ये वाला बनेगा। अब इसमें देखो, अगर मैं देखूं करंट इधर जा रहा है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, ओ पॉइंट से कहां आएगा, बाहर आएगा। सेम यहां पे भी अंदर जाएगा और यहां से क्या आएगा, बाहर आएगा। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, तो मैंने यहां पे ऐड कर दिए। फॉर्मूला समझ में आ गया? मैं फिर से बता रहा हूं, वन शॉट देखना कंपलसरी है इन सिचुएशंस के लिए, ठीक है? बुरा मत मानना, प्रमोशन नहीं कर रहा, ये आपके लिए बता रहा हूं, नहीं तो आप कहोगे ये फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है? अब ये हो गया, इसके अंदर ये वैल्यू डाल दी भाई। एक एंगल हमारा इसके साथ का है, ये वाला एंगल, यहां से ये 90 बनेगा एक, और ये वाला एंगल तो खत्म ही हो गया, 0 हो गया, ठीक है, इसलिए 0 + 90। सेमी इनफाइनाइट वायर का केस हो गया ना, इसको सेमी इनफाइनाइट बोलते हैं, सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद मैंने आंसर निकाल लिया, इसका ये आ गया। फिर आता है सर्कल की बारी। अब सर्कल में हम लोग मैक्सवेल कॉर्क रूल लगाते हैं, तो अंगूठा, इसमें क्या होता है, इसमें ना टिप ऑफ फिंगर जो होती है ना, टिप ऑफ फिंगर की वजह से हमारा जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो ओ पॉइंट से अंदर जाएगा, ठीक है। मैक्सवेल कॉर्क रूल लगाते हैं इसके अंदर। इसमें क्या होता है, फिंगर को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में, ऐसे जाएंगी इस तरह से। अगर मैं देखूं अंगूठा बनाऊं तो नीचे अंगूठा जा रहा है और फिंगर हमारी कर्ल करती हुई ऐसे आएंगी इस तरह से, ठीक है। तो अंगूठा अंदर जा रहा है डाउनवर्ड, ये अंदर जा रहा है सर्कल की वजह से, और इन दोनों की वजह से कहां जा रहा है, बाहर आ रहा है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दो, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो सर्कल का कहां है, अंदर, और स्ट्रेट वायर का कहां है, बाहर। बाहर के लिए अब एक चीज और, अंदर का मतलब ये साइन होता है, इसको डाउनवर्ड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपवर्ड या आउटवर्ड। समझ में आ गया? तो सब्ट्रैक्ट होएगा, तो आपको पता है सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और इसका माइनस कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया ना? फॉर्मूला होता है ना ये, μI/2R। नेक्स्ट, दो आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स हैं, लुक्स नहीं लूप्स, P एंड Q, ईच ऑफ कैरिंग करंट R, ये दे रखा है यहां पे इस तरह से। तो इसमें क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ। अब देखो बच्चों, इसमें फिर मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो ये सर्कल एक ऐसे है, इसमें ये P है, P के अंदर अगर सर्कल की डायरेक्शन में उंगली मैं कर्ल करता हूं तो मेरा अंगूठा ऊपर जाएगा, राइट हैंड से अंगूठा ऊपर। अब आप सोच के देखो, आपका अंगूठा आपके सामने ऊपर करो और फिंगर को कर्ल करो P से I की तरफ, मतलब यहां से लेकर के ना ऐसे घुमाओ अपनी उंगलियों को, ठीक है। तो इसमें सिचुएशन आपकी ये बनेगी ना, ये अंगूठा और ये आपकी फिंगर्स, तो कर्ल होंगी ऐसे होंगी ना, ये घूम के आएंगी, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे नेल्स होते हैं या टिप ऑफ फिंगर्स हैं, वो क्या बताती हैं, करंट की डायरेक्शन, और जो थंब होता है वो क्या बताता है हमारे को, बी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की।
क्लियर है। अब देखो जो ये वाला क्यू है, इसमें देखो एक तार में करंट यहां से आ रहा है, दूसरी तार में वहां से जा रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए ना, तो ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, कैंसिल कर देगा। तो ये मैंने सारी बातें यहां लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहां क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक की वजह से होगा, और वो कौन है, पी है। पी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई ओवर 2r। तो क्यू की वजह से 0 होगा, ऐड कराओगे तो आंसर यही आएगा। समझ में आ गया, अपवर्ड आएगा इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, अपवर्ड। क्लियर है बच्चों। अच्छा, अगला क्वेश्चन, ए करंट कैरिंग लूप स्ट्रेट वायर बेंट पार्शियली इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल। मैंने सेमी सर्कल की फॉर्म में इसको बेंट कर दिया। फिर कहता है इसके अंदर एक और सर्कुलर लूप है, ये वाला, जिसके अंदर से करंट जा रहा है 1 एम्पियर, इसमें जा रहा है 2 एम्पियर। आपको क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अगर आप मेरी बातों को पीछे से समझ के आ रहे हैं तो आप देखोगे इसमें उंगलियां ऐसे हैं, ऐसे आ रही हैं, तो ये कैसा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, इसकी वजह से होगी अपवर्ड। तो यहां पे देखा जाए कई मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, ठीक है, इस वायर का बनता है, इसका बनता है, बट इनका जीरो होता है ना, वायर के सामने है ये पॉइंट, जीरो हो गया, इसके सामने है, जीरो हो गया। इस सर्कल का बनेगा, अब इस सर्कल का उल्टा बनेगा, इसका बनेगा सीधा। जैसे मान लो इसका जा रहा है अपवर्ड, इसका कहां जाएगा, डाउनवर्ड, तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो दोनों की वजह से निकाल लो पहले। तो सबसे पहले ये सेमी सर्कल है, तो पूरे सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई ओवर 2r होता है। आधे का कितना होगा, आधा कर दो, तो म्यू नॉट आई बटे 4r हो गया। ये म्यू नॉट आई बटे 4r हो गया। समझ में आ गया। तो दूसरा वाला सर्कल पूरा है, वैल्यूज लिखो। अब इसमें करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, इसमें कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। बड़े में से छोटे को घटा दो, आपका आंसर आ गया। सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आ गया ना। अच्छा, दूसरा, ये दोबारा देखो, सेमी, ये फाइनाइट वाला, ये वायर वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया, जिसमें पैरेलल वायर थी। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर है, 2 मीटर दूरी पे हैं, 3 एम्पियर करंट जा रहा है, दोनों में सेम इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ड्यू टू। देखो, हमें एक का फोर्स दूसरे पे निकालना है, ठीक है, दूसरे का पहले पे, पहले का दूसरे पे, सेम ही आएगा ना। अब फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ILB, ये बच्चों फॉर्मूला होता है। अब मान लो ये वायर 1 है, ये वायर 2 है। अब पहली वायर पे दूसरी वायर का मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा होगा ना। मान लो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो कितनी दूरी है, 2। तो B किसका है, B है दूसरी का, किस पे लग रहा है, पहली पे। तो यहां ऐसे कर लो इसको, बस इतनी सी बात है, ये समझ में आ गया ना। फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ILB, जिस पे लग रहा है उसका करंट, जिसकी वजह से लग रहा है उसका फील्ड। समझ में आ गया ना। तो B की वैल्यू, B का मतलब क्या होता है, म्यू नॉट आई ओवर 2πr। बस यही फॉर्मूला तो लगाया मैंने। तो म्यू B किसका है, 2 का, I2 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, I1 और I2, B2 की वैल्यू पुट कर दी, L बटे म्यू नॉट 2πr। ये आपका फॉर्मूला बन गया, जो मैंने यहां लिखा हुआ है। मैंने आपको सिखा दिया ये बनता कैसे है। करंट किसका, जिस पे फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो जिसकी वजह से करंट निकालना है, मतलब जिसकी वजह से फोर्स निकालना है, उसका मैग्नेटिक फील्ड लोगे। समझ में आ गया ना। ये दूसरा पड़ोसी जो बैठा है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बोलता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यहां लेंथ है, इसको इससे भाग कर दो, ये आंसर आ गया आपका। जो वैल्यूज हैं वो आपको दी हुई हैं, सारी वैल्यूज डालोगे आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों में करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अगर उल्टा जाता करंट तो क्या होता, रिपल्सिव होता। ये याद रखना। क्लियर है। अगला सवाल दोबारा इसी के जैसा ही है, ये बार बार पूछे गए हैं, तभी मैंने इसको ज्यादा बनाया, 2023 में, 2020 में। ठीक है बच्चों। अच्छा, अगला सवाल, एक स्क्वायर शेप्ड लैमिना है, ये रहा, लैमिना नहीं है सॉरी, एक स्क्वायर शेप्ड करंट कैरिंग लूप है, नॉट लैमिना। MNOP इज प्लेस्ड नियर अ स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर AB, एक AB करंट कैरिंग वायर है।
द वायर एंड द लूप लाई इन अ सेम प्लेन, इफ द लूप एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स F, द वायर द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द साइड NO ऑफ द लूप। हमें NO के ऊपर क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। समझ में आ गया? अच्छा, अब फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अभी सिखाया आपको मैंने ऊपर, म्यू नॉट I1 I2। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है ना, तो यहां पे जो लेंथ होती है वो यहां आ गई, मान लो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो दो वायर के लूप बनते हैं, मतलब वायर के लूप के दो हिस्से हैं जो पैरेलल हैं। एक ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला हिस्सा हो गया। अब ये वाला हिस्सा कितनी दूर है? L दूर है। ये वाला कितनी दूर है? 2L दूर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द साइड NO ऑफ द लूप। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? PM के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? PM के ऊपर, PM पे लग रहा है इतना, और NO पे लग रहा है इतना। NO पूछ रहा है तो NO की वैल्यू कितनी हो गई? म्यू नॉट I1 I2 L बटे 2 पाई इंटू 2L। 2L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4L। ये सिर्फ NO पे निकालना है हमारे को, सिर्फ NO पे इतना लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? और नेट फोर्स बोले, नेट फोर्स अगर पूछ लेता है तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जो इसकी वजह से लग रहा है और जो इसकी वजह से लग रहा है उसको माइनस कर दो, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्शन सेम है, इन दोनों में डायरेक्शन डिफरेंट है, तो दोनों को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला सेम लगेगा। क्लियर है बच्चों? अगर सिर्फ NO का पूछे तो आपका ये लग रहा है। क्लियर है? ये नेट के लिए है। दोनों कंसेप्ट करा दिया मैंने इस क्वेश्चन के अंदर। 16th क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक क्लोजली वाउंड सोलेनोइड है, 2000 टर्न्स हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 1.6 10 की माइनस, जो दे रहा है डेटा वो लिख लो पहले। मीटर स्क्वायर है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, करंट कितना है? 4 एम्पियर, और बी कितना है हमारे पास? ये दे रखा। करना क्या है? पहला हमें करना है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? NIA। बस खत्म, ये आंसर आ गया। नंबर ऑफ टर्न्स डाला, आई डाला, ए डाला। उसके बाद क्या कहता है? टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? MB साइन थीटा। थीटा दे रखा है 30 डिग्री, ये रहा। M आप निकाल चुके हो, B आपको पता ही है, ये आंसर आ गया। अभी देखो ना इसकी स्टेटमेंट कितनी मतलब बड़ी है दिखने में, और आंसर देखो इसका स्टेटमेंट से भी छोटा आंसर है। आसान है ना, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के अंदर। ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। अब पहली बात तो ये सेंसिटिविटी होती क्या है? सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज नोन एज सेंसिटिविटी। कौन सी? करंट सेंसिटिविटी। याद रखना, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जो जैसे गैल्वेनोमीटर में जो नीडल होती है वो जब मूव करती है उसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? NIAB होती है। अब टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? K इंटू फाई होती है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो NIAB, तो यहां से डिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? NIAB डिवाइड बाई K। ये हमारे पास डिफ्लेक्शन आ गया। अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट करूं तो I से भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आ जाएगा ना। तो यहां मैंने करके नहीं दिखाया हुआ, ये डिफ्लेक्शन मैंने आपको बता दी कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है गैल्वेनोमीटर का, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो यहां से हम सेंसिटिविटी कैसे कर सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा करके, करंट बढ़ा करके, एरिया बढ़ा करके, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा करके, और K को कम करके हम सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया? ये सारी बातें यहां लिखी हुई हैं। क्लियर है? दूसरा फिर कहता है एक गैल्वेनोमीटर शो करता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, स्केल आएगा यहाँ पे, फॉर करंट IG द रेजिस्टेंस R इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर 0 to 1। हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए R2, मतलब 0 से 1 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए R1, फिर गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर रेंज ऑफ 0 से 2 वोल्ट। हमें रेंज दे रहा है ये वोल्टमीटर की, एक बार रेंज दे रहा है 1 वोल्ट, एक बार रेंज दे रहा है 2 वोल्ट। तो आपको क्या करना होगा? दोनों बार क्या करो? रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दो। गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कैसे करते हैं? वोल्टमीटर के अंदर रेजिस्टेंस लगा देते हैं सीरीज में ना, तो ये वोल्टमीटर की कंडीशन होगी। तो वोल्टमीटर 1 वोल्ट का बनाना है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास अगर हम इसके अंदर किरचॉफ्स लॉ लगाएं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। कन्वर्जन आपको करने होंगे, वन शॉट के अंदर जाना, वहां कन्वर्जन बता रखे हैं। ठीक है,
तो आई जी की वैल्यू जी प्लस आर वन होता है, 1 हो गया। तो ये दूसरी इक्वेशन में आती आई जी जी प्लस आर टू हो गया। ठीक है, चलो मैं तुम्हें बता देता हूं कैसे करते हैं। ये वोल्टेज हो गया, यहां से करंट कितना निकलेगा आई जी। अब इसके ऊपर किरचॉफ लॉ लगाओ। अब यहां से यहां तक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, जी है, तो माइनस का आई जी इंटू जी, फिर करंट की डायरेक्शन में माइनस का आई जी इंटू आर, और उसके बाद इधर आओगे तो माइनस का प्लस का वी इक्वल टू 0। तो वी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आई जी आर प्लस जी। ये कंडीशन है। क्या कहता है, वोल्टेज बनाओ 1 वोल्ट की, 1 वोल्ट लिख दिया, और रेजिस्टेंस है R1। वोल्टेज बनाओ 2 वोल्ट की, आई जी आर टू प्लस जी। इन दोनों को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जिसकी वजह से आप गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सको। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको क्या करना है, डिवाइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? छोटी मोटी कैलकुलेशन है बच्चों, करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, इसको करो। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था गैल्वेनोमीटर का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो मैग्नेटिज्म, ये आपका PYQ, इसकी सीरीज खत्म करता हूं यहाँ पे मैं। अब शुरू करूंगा मैं नया टॉपिक इसके अंदर, अगली वीडियो के अंदर, मैटर एंड मैग्नेटिज्म। समझ में आ गया बच्चों? ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, घबराना नहीं है। कुछ भी समझ में ना आ रहा हो आप कमेंट करो। ठीक है, अगर आप मुझे जानते हो तो मुझसे बात भी कर सकते हो। बाय बाय।